इस वक्त मैं हूँ सुजवा के चाटा गांव में, एक सच्ची घटना के साथ, एक सच्ची कहानी के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी बताने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। कुछ देर पहले की बात है, मेरे जो सीनियर हैं वो अमेरिका गए, वहाँ से वापस आए तो उन्होंने मुझे एक वहाँ की एक कहानी बताई, एक घटना बताई जिसको देख कर मैं हैरान हो गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और वो भी जो मुझे बता रहे थे बड़ी हैरानगी से बता रहे थे। कहानी क्या है वो सुनिए। वो कह रहे, मैं जा रहा था, किसी सड़क पे चल रहा था, किसी स्ट्रीट पे चल रहा था, अचानक एक बुज़ुर्ग को चक्कर आया, वो अनकॉन्शियस हो गए, एक जगह बैठ गए। विदिन 10 मिनट्स एक मोटरसाइकिल आता है, उस पर एक आदमी होता है जिसने हेलमेट पहना हुआ है और प्लस का निशान है, यहाँ पे जो डॉक्टर का निशान होता है प्लस का। वो आता है, मोटरसाइकिल खड़ा करता है, अपना ब्रीफ केस उठाता है, उसका बीपी चेक करता है, उसको इंजेक्शन देता है। वो आदमी थोड़ा स्टेबल हो जाता है, उसको अपने पीछे उसी बाइक पे बिठाता है, बेल्ट बांधता है, क्योंकि उसको लगा कि ये थोड़ा अभी सही नहीं है, इसको और इलाज की ज़रूरत है। वो इसको सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। किसने टेलीफोन किया, वो कैसे आया, ये उनका सिस्टम है। हम हैरान क्यों हो गए ये स्टोरी देख के, ये कहानी सुन के यकीन नहीं हुआ है क्या ऐसा भी होता है। हम इसलिए हैरान हो गए कि हमने इससे भी बदतर देखा है, यहाँ से बद से बदतर, इसलिए हम वो स्टोरी सुन के हैरान हो गए। बदतर क्या है वो मैं अब आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं सुजवा के चाटा गांव में, जो कि मैंने आपको पहले बताया। हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये आज से 2.5 साल पहले इसका कामकाज बंद हो गया था। जितना बना है वहीं विराम लग गया। क्यों लग गया विराम, इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इस घर के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ से पिछले 2.5 साल से हंसी कहीं गुम हो गई है इस घर से। सिर्फ दुख, चिंता और भविष्य की चिंता। और जो समय निकल रहा है उसको जीना नहीं कहेंगे, समय बिता रहे हैं। जो खुदा ने ज़िंदगी दी है उसको बिता रहे हैं, अब ये लोग जी नहीं रहे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं शख्स, इनका नाम फरीद है। ये कभी बिल्कुल स्वस्थ हुआ करते थे, पीडीडी डिपार्टमेंट में नीड बेस पे लगे थे। एक हादसे ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। पोल पे चढ़े हुए थे, अपना कामकाज कर रहे थे, पीछे से किसी ने करंट छोड़ दिया, ज़िंदगी तबाह हो गई। चंद सेकंड में फरीद की पूरी ज़िंदगी बदल गई। फरीद के 2 बच्चे हैं, बीवी है, बदकिस्मत पिता भी हैं जो अभी ज़िंदगी को पता नहीं कैसे जी रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फरीद से मिलाता हूं, और इसके साथ साथ पीडीडी डिपार्टमेंट नीड बेस। इस हादसे के बाद जब फरीद के साथ ये हादसा हुआ, ये ऑन ड्यूटी था, ज़िंदगी तबाह होगी। पीडीडी डिपार्टमेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया, कितना खर्च हो चुका है इस गरीब परिवार पर, कैसे उन्होंने वो सब चीज़ें इकट्ठी की, आज क्या परिवार की हालत है, इस सब पे अजय सारी स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा। इसीलिए हम हैरान हो गए थे। मैंने शुरुआती दौर में कहा था, इसीलिए हम वो अमेरिका की कहानी सुन के हैरान हो गए थे। जब कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, क्या यहाँ ऐसा है? फरीद जी, ये कब हुआ ये हादसा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए कीमती समय जो निकाला, शुक्रिया करता हूँ। तो मेरा नाम फरीद अहमद है, मैं पीडीडी में नीड बेस वर्कर में काम करता हूँ। सुजमा एरिया में मेरी ड्यूटी थी। तो ये 7 फरवरी 2018 की बात है कि सुबह सुबह मुझे कॉल आती है जय साहब की कि फरीद जल्दी पहुँचो, लाइन ख़राब है, लाइन काटनी है। तो मैं जल्दी सुबह का टाइम था, जल्दी गया उधर, मौके पे पहुंचा, जय साहब को फ़ोन किया, जय साहब मैं मौके पर पहुंच गया हूं, अब क्या करना है? बोला जल्दी करो, पोल पे चढ़ो और ये बिजली काटो, मैंने बंद करवा के रखी है। तो मैं किसी के घर गया, सीढ़ी लाई, पोल के साथ सीढ़ी लगाई। तो फिर दोबारा उसको मैंने फ़ोन किया, मैं सर मैं अब चढ़ने लगा हूँ, लाइट बंद है या नहीं? बोला लाइट बंद है, मैंने की है, आप जल्दी चढ़ो। मैं ठीक है, मैं काट के बताता हूँ। तो उसके बाद मैं चढ़ के पोल के ऊपर हाई टेंशन थी, वो 11,000 की वोल्ट, तो लोहे का पोल था वो। फिर मैं चढ़ा, उसके ऊपर बैठा, जब जैसे मैं प्लास काटने लगा बिजली को, तो ऐसे मुझे करंट लग गया। तो
मैं बेहोश हो गया, बेहोशी की हालत में नीचे गिरा। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं रहा मुझे किसने उठाया है किसने नहीं उठाया है। फिर मुझे कम से कम 4-5 दिन के बाद मुझे होश आया डीएमसी लुधियाना में। तो जब मैं होश आया मैं देखता हूँ मुझे क्या हो गया, मुझे ये थोड़ी पता था मुझे कि मुझे करंट लग गया है। तो क्या नाम है उसका, जैसे मैं अपनी हालत देखी मैं तो परेशान हो गया। तो मैं सिर्फ मुझे टेंशन हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। लुधियाना में पहुंच गए, एकदम लुधियाना में पहुंच गया। उसके बाद उधर रहा मैं कोई 1 महीना, कोई शायद 10 दिन रहा। तो उधर खर्चा बहुत आ गया, कोई 10 लाख रुपया आ गया मेरा खर्चा। तो उसके बाद जो क्या नाम है उसका, जम्मू आना पड़ा। जम्मू में क्या है, सिर्फ डॉक्टर और बेड फ्री है, बाकी तो मेडिसिन बाहर से आती है। ये आपको कितना डैमेज हुआ तब, क्या 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 आप अभी क्या हालात हैं? ये बाजू है मेरी, तो ये कमर है, कमर के 3 मणके फ्रैक्चर हैं। तो ये पेशाब वाली जगह तो ख़त्म ही है। ये क्या ना थैली पैप लग चुकी है। तो अभी 7 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, तो 3 अभी बकाया है। 25 लाख रुपया मेरा जो खर्चा है इस पर वो आ चुका है। अभी लगभग कम से कम 20 लाख रुपया खर्चा और है। नॉर्मल जो 20 लाख और है अभी खर्चा, बाजू का है, कमर का है। ये इसका आपकी उम्र कितनी है? 34 साल मेरी उम्र है। 34 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में कहेंगे, क्योंकि 2 साल तो उसको हो गए, 2.5 साल हो गए। तो वो क्या उम्र होती है? इन्होंने पीडीडी डिपार्टमेंट को क्या दे दिया अपना, और पीडीडी डिपार्टमेंट ने, मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या दिया इसको? बड़ा सवाल है। और इसलिए हम हैरान हो गए थे अपने सीनियर की बात सुन के, अमेरिका वाली। तो ये अब पूरी तरह से इनका जो मैरिड लाइफ है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल है। और इस दौर से किस तरह से ये बाहर निकले हैं, हालांकि अभी भी ये चल रहा है काम। इनके फादर साहब यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें किस तरह से घटित हुई। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नूरसन है। नूर साहब, ये बताएं कि इतना पैसा खर्च हो गया, क्या आपके पास इतना पैसा था या कुछ पास था वो सब बेचा? मेरे पास टोटल 4,000 रुपया था जिसमें इसको लगी थी। उसके बाद फिर लुधियाना को चले गए। मैंने जई साहब को पूछा कि मेरे पास पैसा कोई नहीं है। उन्होंने बोला आप परेशान मत हो, पैसा हमारा खर्च होगा। जब लुधियाना में चले गए तो फिर उन्होंने 2 लाख रुपया दिया सारा। बोलने लगे 2 लाख देकर जब इसका एक ऑपरेशन हुआ तो वो वापस चले आए। फिर बाद में कहने लगे भाई आप ऐसे करो, हम बाद में आपकी मदद करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत पैसा आप खुद करो। हमारे पास है ही ना था, ना इसके पास था। फिर थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो हमने दे दी किसी को। जब दे दी तो वो उधर से पैसा लेकर उधर खर्चते रहे। और फिर उसके बाद में जितना भी पैसा आया गया, जो हमारे पास काम के बिल थे वो है था 5-6 लाख रुपया। वो बिल तो में आस्ते आस्ते आते हैं, यकदम तो कोई आता नहीं। वो भी 6 महीने साल में मेरे को 6-7 लाख रुपया आ गया। और 10 लाख कोई ज़मीन का था। ये जो भी आपके पास था आपने वही इकट्ठा किया। जो पीडी डिपार्टमेंट ने इनिशियल स्टेट में 2 लाख रुपया दिया बस, उसके बाद नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा। तो अभी आपके पास क्या रह गया? ये मकान रह गया बस? बस यही मकान है और कुछ नहीं हमारे पास है। अभी उसके 3 ऑपरेशन बाकी हैं, तो क्या करोगे फिर अब? देखो, जो पीछे ईद हुई है अभी 5-10 दिन हो गया है, कश्मीरी भाइयों ने और कुछ सुनिया के लोगों ने थोड़े बहुत ही हमारी मदद की है। पहले भी एक जब मीडिया वाले आए थे हमारे पास, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी आज के लोगों को गरीब की मदद करो। और उसमें इधर गाँव समूह के लोगों ने हमारी किसी ने मदद नहीं की। वो सुनिया के बेचारे आए 2-4-10 आदमी, उन्होंने कुछ दिया इसको, जो भी दिया। बाकी कश्मीर के लोगों ने दिया इसको थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत पैसा बड़ा है इसका, अभी थोड़ा बहुत और होगा। तो इसको ये कोरोना शरोना चल रहा है। नूर साहब, 25 लाख लग गया, अभी 3 ऑपरेशन और हैं, आप और 10 से 12 लाख लेके चलो।
करोगे क्या? अब क्या आपके पास बचा क्या? अगर लोग मदद करने के लिए सामने आए तो बात समझ आती है, लेकिन वो तो हाथ में नहीं ना अभी। अगर नहीं है तो फिर क्या, इस मकान बेचोगे, क्या करोगे? फिर तो मकान बेचना पड़ेगा जहाँ से, क्या तो करेंगे? बच्चे लेके कहाँ जाओगे? बच्चे लगा लेंगे टेंट कहीं पर। ज़िंदगी दुआ है ना, भैया बहुत आए हैं बिहार से, वो भी बेचारे अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं, हम ही ऐसे कर लेंगे, हमें क्या पड़ेगा ऐसा? हमें करना तो है ना। अब इसको एक बार तो कराने हैं ऑपरेशन, चाहे कामयाब होए या ना होए, तो इसलिए बेचना पड़ेगा। फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, जो रब ने लिखा है वो होगा, क्या करेंगे फिर हम? गवर्नमेंट ने कोई सोचा नहीं हमारे लिए। हम कविंदर गुप्ता हमारा एमएलए था, इसके बारे में उसके जब लगी इसके पास गया, उसने बोला इन ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं दे सकते। चलो कुछ नहीं दे सकते होगी भाई। उसके बाद में हम, अब कोरोना चल रहा था, मैंने इसको फ़ोन किया, मैं आप एमएलए थे हमारे, लोगों को बांट रहे हैं उधर, राशन और भूषण बांटते हैं, मैं और हमारे लोगों को भी दे दो, हमें भी दे दो कुछ ना कुछ। हम उधर कोई नहीं हमारे से जाएगा, ना कोई देगा। गवर्नमेंट की ये हालात है। अब नरेगा के काम करते थे, वो भी बंद पड़े हैं, ब्लाक बंद नहीं करवा रहे, कोई कुछ नहीं, ग्राम से कुछ ना जाओ, सरपंच कुछ नहीं करवा रहा है इधर, तो क्या करेंगे हम? लेकिन आपकी आवाज़ जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता है, उन तक आपकी आवाज़ पहुंच गई है। ज़रूर मदद के हाथ सामने आएंगे। हालांकि 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, इतनी हेल्प नहीं की गई सरकार की तरफ से। इनिशियल स्टेज में 2 लाख रुपया ज़रूर दिया गया था जब जो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद 25 लाख, परिवार कहना कि 25 लाख रुपया खर्च हो चुका है। जो भी इनके पास था वो सब इन्होंने बेचकर फ़रीद को ज़िंदा रखा हुआ है। लेकिन ये कब तक चलेगा? आगे 3 ऑपरेशन फ़रीद के और होने हैं, चीज़ें ज़रूर मुश्किल हो जाएंगी। और ये नूर हुसैन जी की आंखें सब कुछ बयां कर गई, आंखें सब कुछ बयां कर गई। मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। यही कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अमेरिका वाली स्टोरी सुनकर हम हैरान हो गए थे। हमारे जहां इस तरह का चलन नहीं है। अगर चलन होता तो आज फ़रीद शायद ठीक हो गया होता, या फिर इनके माँ बाप को इस दुर्गति से ना निकलना पड़ता। ये इनके बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं फ़रीद साहब के, और ये इनकी वाइफ है। इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है मैडम? रानो। रानो जी, मुश्किलों का दौर चल रहा है पिछले 2 साल से, किस तरह से ज़िंदगी निकल रही है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाती है। हाँ। क्या करते हो सुबह? इनको कैसे आप करते हो? साफ़ सफाई सब आप ही करते होंगे? हाँ, क्या करते हो पूरा दिन, कैसे होता है? पूरे दिन ऐसे ही, कभी साफ करो इसको, कभी कुछ करते हैं, कभी खाना भी खिलाना पड़ता है, कभी कुछ ये खुद उठ नहीं पाते हैं? नहीं उठ जाते। क्या चाहते हो अब? आप क्या चाहते हो? क्योंकि अब चाहने से क्या होगा, अभी कुछ होना होता तो आज तक हो गया होता, लेकिन सरकार तो सामने नहीं आई, प्रशासन सामने नहीं आया। अब आपकी डिमांड क्या है? चाहे वो पूरी हो ना हो, आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से यही कि इनकी महीने सैलरी आनी चाहिए और घर का खर्चा चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 10th। आप 10th हो। हाँ। अगर आपको ऑफ़र मिले कि शायद सरकार को दया आ जाए या वो आपको ऑफ़र करें कोई जॉब, तो आप कर लोगे? हाँ, कर लेंगे। फ़रीद काम नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता बेड से। उनके पिता बुज़ुर्ग हैं, सब कुछ बेच बाज के फ़रीद को ज़िंदा रखा हुआ है। ये 2 बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके फ्यूचर के लिए ये चाहती हैं कि रानो जी चाहती हैं, जो फ़रीद की वाइफ़ हैं, इनको अगर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, 4th क्लास ही मिल जाए, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो आगे आने वाले दिनों में, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम ये घर भी बेच देंगे, ये जो सर है, छत पे जो सर है, ये भी सर पे जो छत है इसको भी बेच देंगे। 3 ऑपरेशन कराने हैं। उसके बाद क्या? मोहताज होना पड़ेगा इनको। इनकम सोर्स कोई नहीं है। अगर इनको नौकरी मिल जाती है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। दुख होता है इस तरह की जो हम कवरेज करते हैं। मुश्किल लगता है कि भारत विकासशील देशों में आता है। 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है भारत की, जिसको हम 5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं।
लेकिन उसके बीच इस तरह की चीज़ें भी हैं, सोचने वाली बात है। पीडीडी डिपार्टमेंट का क्या फ़र्ज़ था? वो 2 लाख रुपए जो स्टार्ट में इन्होंने दिए, किस लिए चढ़ा था फरीद पोल पे? अपने घर की बिजली ठीक करने के लिए? किस लिए? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब नहीं मिलते, और ऐसा हर स्टोरी में होता है, जवाब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हालांकि मिलते ही नहीं हैं। अब फरीद को सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकालनी है, अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकालनी है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इनका अभी हमने ये ऊपर चद्दर रखी है, लेकिन इनका जो नीचे वाला हिस्सा है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। घर वालों को तसल्ली है कि फरीद बात करता है, उनके साथ है, ज़िंदा है। फरीद साहब, अपनी लाचारी पे कभी दुख भी होता है, कभी रोना भी आता है कि ये क्या हो गया? हाँ, वो तो होता ही है कि एक घर वालों पे मैं बोझ बन चुका हूँ कि इससे अच्छा था मैं मर जाता तो ठीक था, अब रोने के सिवा क्या हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। हमारे और भी भाई हैं, नीड बेस भाई हैं, और भी हैं कि एक ठोस पॉलिसी उन्होंने हमारे लिए बनानी चाहिए थी कि बाई चांस किसी को करंट लग जाए या कोई बाई चाहे मर जाए तो उसके लिए तुरंत उन्होंने, बोलते हैं ना, फास्ट ट्रैक परमानेंट नौकरी का आर्डर निकालना चाहिए और A to Z उसका खर्चा डिपार्टमेंट ने उठाना चाहिए। जो भी खर्चा हो डिपार्टमेंट की है, परमानेंट आर्डर करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो दुख दिखते नहीं वो दुखते बहुत हैं, लेकिन सोचा मेरा भी ऐसे ही है। मैं अब क्या कर सकता हूँ, चल नहीं सकता, किसी पे मोहताज हूँ, टट्टी पेशाब मेरा ऊपर ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। बीजेपी सरकार आई थी तो हमारे मतलब किरण जागी थी एक कि हमारा कुछ बनेगा। हमारा क्या नाम है उसका, जो बिजली मिनिस्टर था पहले, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, कुछ याद नहीं रहा, चलो जो भी था। हमने सोचा कि कुछ हमारा बनेगा, हमारी पॉलिसी बनाई जाएगी, तो कुछ नहीं। तो बड़ी बड़ी बातें करने के लिए या बड़े बड़े मकान हवेली बना के लीडर नहीं कहता। जो लीडर सच्चा लीडर होना चाहिए, जो बोलता नहीं ना, वो काम करके दिखाता है। तो क्या नाम है उसका, अच्छा लीडर वो ही है जो काम करके दिखाए। तो ऐसे तो कह रहे फरीद साहब, अब क्या मैं आपसे और कोई सवाल नहीं करना चाहता, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। हम ये उम्मीद करते हैं काश कभी वो दिन आए, कभी हम कोई ऐसी स्टोरी करें, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट होते रहेंगे, ये एक्सीडेंट ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम काश कोई ऐसी स्टोरी कर पाए यहाँ फरीद जैसा, ऐसा कोई, भगवान करे ऐसी एक्सीडेंट ना हो। काश हम ऐसी स्टोरी कर पाते कि फ़रीद का ये एक्सीडेंट हुआ, फ़रीद को इस तरह की चीज़ों से निकलना पड़ा, गवर्नमेंट एकदम से सामने आई और सारी फैसिलिटी फ़रीद को दी गई। फ़रीद की वाइफ जो वो अवेलेबल थी, बच्चे छोटे थे, इनको पीडीडी डिपार्टमेंट ने ही इनको एब्जॉर्ब कर लिया। काश कभी हम ऐसी स्टोरी कर पाएँ। ढूंढते हैं ऐसी स्टोरियाँ, मिलती नहीं हैं। मिलता है दुख, दर्द और चीखें। जैसा कि फ़रीद ने कहा, जो दुख दिखाई नहीं देता वो ज़्यादा दर्द करता है, वो ज़्यादा परेशान करता है। यही थी रिपोर्ट मेरी। चाटा गांव से सुंजुआ के पास है। फ़रीद अभी भी उन हाथों का इंतज़ार कर रहा है। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा वक्त निकल गया है। फ़रीद अब भी उन हाथों का इंतज़ार कर रहा है। मैं सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता की अदालत है, जनता की ताकत है। उन लोगों का इंतज़ार कर रहा है जो मदद के लिए सामने आ सके। और फ़रीद को, क्योंकि ये वापस वो बॉडी, वो अपना फिज़िक तो नहीं ले पाएगा, लेकिन थोड़ा मुतमईन जरूर हो जाएगा कि इसके बच्चे जो हैं अब थोड़े सेफ़ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को लेकर जनता ही सामने आए। और जिस तरह से मैं अपनी हर स्टोरी में कहता हूँ कि इस तरह की कोई भी स्टोरी हो, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जेन्युइन हो, आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, स्टेट सेंटिनल आप तक पहुँचेगा, आपकी आवाज़ बनेगा। चाटा गांव से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।